की, भारत माता की। आज इस राष्ट्रीय एकात्मा शिविर में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्याम जाजू जी, जिनको आपने सुना और व्यवहारिक तौर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में उन्होंने अपने जीवन में जो किया उसको आज हम किस तरह से प्रासंगिक करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बड़ा बखूबी तौर पर और ठीक तरीके से हमारे सामने जो चिंतन और प्रस्तुतिकरण आज जो हुआ, इसलिए हम उनके बहुत आभारी हैं। ऐसे आदरणीय श्याम जाजू जी, नेहरू युवा केंद्र संगठन के हमारे जनरल डायरेक्टर भाई अपूर्व शिंदे जी, भाई अतुल पांडे जी, वीरेंद्र बोकन जी, यहां पर उपस्थित नेहरू युवा केंद्र संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और सभी 10 राज्यों से यहां पर उपस्थित मेरे छोटे भाई और बहनों, आज ये जो विषय हमारे इस नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में जो रखा है, राष्ट्रीय एकता शिविर के अंतर्गत जो हमने आयोजित ये सारे जो कार्यक्रम हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, इस देश के अंदर ऐसे उन महान चिंतकों के बारे में जो विचार उन्होंने समाज के अंदर किया, उसको हम समाज में कैसे नीचे ले जा सकते हैं, इस आधार पर आज इस चिंतन का आयोजन जो हमने किया है और श्याम जी ने इन बातों को जो हमारे सामने प्रस्तुत किया, यही आज के समय में प्रासंगिक है। महान पुरुषों को हम क्यों याद करते हैं? स्वामी विवेकानंद को हम क्यों अपना आदर्श मान करके, कि युवाओं का विषय जब चलता है तो स्वामी विवेकानंद उनके आदर्श के तौर पर युवाओं के सामने एक चित्र होता है कि हमारा आदर्श कौन है, तो स्वामी विवेकानंद हमारे आदर्श हैं। इस दुनिया के बारे में जब कभी युवाओं की बात चलती है तो उसमें अगर कोई आदर्श के तौर पर सामने अगर हमारे खड़ा होता है तो दुनिया का यूथ इस बात को मानता है कि हमारा कोई आदर्श है, तो पूरी दुनिया के युवाओं का आदर्श स्वामी विवेकानंद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने उस युवावस्था के अंदर, अपने उस जीवन के अंदर उन्होंने उन कामों को किया है जो इस पूरे दुनिया को दिशा देकर के उन युवाओं को एक मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ गए। और मैं समय पर इस बात को लोगों के सामने कहता हूं कि अभाव और गरीबी कभी अभिशाप नहीं बन सकती। समाज के अंदर हम बहुत नीचे जाने का प्रयास करते हैं। ये 125 करोड़ से ऊपर का देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा लोकतंत्र है। जब इसके बारे में हम गहराई में जाने का प्रयास करते हैं तब तो पता नहीं कितनी कठिनाइयां सामने आती हैं। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति और ऐसे मनीषियों के बारे में जब हम मंथन करते हैं और उनके जीवन को जब देखते हैं तो हमको लगता है कि गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति की जो कल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने की और जिसका श्याम जाजू जी ने उल्लेख किया कि अंतिम छोर के व्यक्ति के विकास की बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जीवन दर्शन के अंदर की। उन्होंने अपने जीवन में उनके उत्थान की जब बात की, अंत्योदय की बात उन्होंने समाज के सामने रखी, तो मित्रों समाज के सामने उस बात को केवल उन्होंने थ्योरेटिकल नहीं रखा, जो हमारे सामने प्रस्तुतिकरण हुआ कि हमने इस बात का उल्लेख करते हुए कि दीनदयाल जी ने उस अंत्योदय के जीवन को अपने जीवन समय काल में जीने का प्रयास किया। अभी कभी आप मथुरा के अंदर नगला चंद्रभान उनका जो गांव है जहां पर वो रहते थे, और मित्रों अगर उनकी आप गरीबी देखेंगे, उनके जीवन को आप देखने का अगर अंदर से, अभी आपने मैं जब यहां पर आया तब उनके बारे में एक फिल्म के बारे में हमारे सामने वो बात चल रही थी। हम उसके माध्यम से उनके जीवन दर्शन को देखने का प्रयास कर रहे थे कि दीनदयाल जी क्या थे। श्याम जी, अभी माननीय प्रधानमंत्री जिनका उल्लेख हो रहा है कि दीनदयाल जी के दर्शन के आधार पर जब देश का नेतृत्व खड़ा होता है और उसको इंप्लीमेंट करने का काम वो नेतृत्व उस दिशा में जब जाता है, तो दीनदयाल उपाध्याय ने अपने जीवन में उल्लेख किया था कि समाज को सक्षम नेतृत्व जो चाहिए वो आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के तौर पर उस दीनदयाल उपाध्याय जी के मन की जो कल्पना थी, ऐसा नेतृत्व जो आज इस भारत को मिला है। जब वो नगला चंद्रभान में जाते हैं और दीनदयाल जी के गांव में जाते हैं
और दीनदयाल जी के गांव में जाकर के जब वो जाकर के देखते हैं कि दीनदयाल जी किस घर में रहते थे, और उनका एक चित्र वहां लगा हुआ है, दीनदयाल जी का जो एक स्मारक बना है वहां एक चित्र लगा है। मैं आपसे भी कभी अपील करूंगा, उस समय पूरे देश भर के नेहरू युवा केंद्र संगठन से जुड़े हुए देश भर के नौजवान बड़ी संख्या में वहां पर आए थे। राष्ट्रीय पुनर्जागरण यात्रा का समापन था, उस कार्यक्रम में पूरे देश भर के लोग थे। मैंने सबसे अपील किया था कि आप एक बार जाकर के इस स्मारक के अंदर देखिए कि दीनदयाल जी क्या थे। उनके चित्र प्रदर्शनी भी थी। जब माननीय प्रधानमंत्री भी गए, उन्होंने देखा कि एक ऐसी झोपड़ी, जो हम देखते हैं कि गांव के अंदर जो सबसे गरीब घर होता है ना, जो जिसको हम अंतिम छोर का व्यक्ति कहते हैं, जिसको गरीब से गरीब कहते हैं, सामाजिक दृष्टि से बड़ा पिछड़ा कहते हैं, तो ऐसे लोग एक छोटी सी झोपड़ी में कहीं रहते हैं। तो जब उन्होंने उस चित्र को देखा कि ये झोपड़ी दीनदयाल उपाध्याय की झोपड़ी थी, जहां पर दीनदयाल उपाध्याय रहते थे, वो खड़े खड़े उनके अश्रु निकलना शुरू हो जाते हैं और वो निहारते रहते हैं कि ये दीनदयाल उपाध्याय इस घर के अंदर रहते थे। इसलिए मित्रों मैं कहता हूं कि वो दीनदयाल उपाध्याय जो इतने गरीब गांव, गरीब घर और गरीब परिस्थिति, उनके जीवन को आप और पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कितनी कठिनाइयां उनके जीवन में आई। उन कठिनाइयों का समय आज नहीं है कि जिनका उल्लेख किया जा सके। और उसके बाद मित्रों अपने जीवन को बनाने का आज वहां पानी की प्रचुरता है। जहां पर बड़े झगड़े होने का प्रयास होता था, वहां पर उन्होंने कहा कि इन 100 गांव के अंदर किसी तरह का विवाद नहीं होगा, विवाद मुक्त गांव खड़े कर दिए। इन सारी बातों को देखने के लिए, उस विकास के मॉडल को देखने के लिए जब इस देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जब जाते हैं और 2 दिन रह करके पूरे उस दृश्य को देखते हैं और पूरे उस मॉडल को देख करके घूमते हुए कहते हैं, आकर के जब वो भोजन करते हैं तो नीचे जमीन पर बैठ करके भारत के राष्ट्रपति उन गरीबों के बीच में, गांव के लोगों के बीच में बैठ करके भोजन करना प्रारंभ करते हैं मित्रों, तो मीडिया को बड़ा आश्चर्य होता है, उनके मैनेजमेंट का आश्चर्य होता है क्या हो रहा है, एक राष्ट्रपति कहां बैठा है। लेकिन वो भी एपीजे अब्दुल कलाम थे, जो भारत के राष्ट्रपति जरूर हैं, लेकिन उन्होंने तय कर दिया कि मैं गांव के लोगों के बीच में आया हूं। जो दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन के आधार पर नानाजी ने काम प्रारंभ किया है, इन अंतिम छोर के व्यक्तियों के बीच में मैं बैठ करके काम करूंगा और इनके बीच में मैं बात करने का प्रयास करूंगा। जब वो देखते हैं और उस पूरे विजिट करने के बाद जब वो जाकर के मुंबई के अंदर तीसरे दिन जब पहुंचते हैं तो फिल्म फेस्टिवल होता है भारत का। उस फिल्म फेस्टिवल में पूरे देश भर के हीरो हीरोइंस, दुनिया के लोग भी हीरो हीरोइंस वहां पर आए थे। तो उनको वो संबोधित करते हुए क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको असली हीरो देखना है, मैं सभी, उन्होंने संबोधित किया सारे दुनिया भर के और देश भर के हमारे जो फिल्मी स्टार्स थे, उनको कहा कि आपको असली हीरो देखना है तो आप जाकर के चित्रकूट में देखो क्या नानाजी ने काम करके उस विकास के मॉडल को खड़ा किया। इसलिए मित्रों मैं कभी कभी मानता हूं कि नेहरू युवा केंद्र संगठन के जो नौजवान हैं, नेहरू युवा केंद्र संगठन के हमारे जो काम करने वाले, ये जो राष्ट्रीय एकता के शिविर में, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में गांव के अंदर काम करने वाले जो नेहरू युवा केंद्र संगठन के मेरे जो नौजवान साथी काम करते हैं, मैं कभी कहता हूं कि इस देश के अंदर इस गांव के विकास के मॉडल के अगर कोई हीरो बन सकते हैं तो नेहरू युवा केंद्र संगठन के नौजवान बन सकते हैं, जो खड़े होकर के गांव के विकास की भूमिका में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसलिए मित्रों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अपने जीवन में किया, उनकी कुछ छोटी 1-2 घटनाएं, मेडलिस्ट रहे, लेकिन उनके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी जो 0 अंक पाए, जब उनको कहा गया, जौनपुर से जब वो चुनाव लड़ रहे थे, इसका उल्लेख अभी हुआ, उनको कहा कि जौनपुर का जो क्षेत्र है ब्राह्मण बाहुल्य है, और दीनदयाल जी वहां कुछ लोगों ने समाज की बैठक रखी और कहा कि आप इस बैठक में आइए, एक बार आप उद्बोधित करेंगे, एक बार आप कहेंगे तो ये पूरे ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र आपको वोट मिलेगा, आप सांसद बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे राजनीतिक दल में हम जाति आधारित कल्पना हमने नहीं की है, हमने राष्ट्र के आधार पर, हम उस आधार पर काम करने वाले राजनीतिक दल हैं, इसलिए मैं इस काम को नहीं करूंगा। और वो जाकर के उस समाज की बैठक में जाने से, बोलने से उन्हें मना करते हुए कहा, और कहा जिसको आज के नौजवानों को समझने की आवश्यकता है कि देश के सामने प्रश्न क्या है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय तो चुनाव जीत जाएगा, लेकिन भारतीय जनसंघ चुनाव हार जाएगा।
इस जाति आधारित और इन सारी तंत्र के बारे में अगर आपको भारत के अंदर इस राष्ट्रीय एकता के विषय को लेकर के चलना है तो मित्रों अपने जीवन में इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय अपने शब्दों में उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि अगर ऐसे दीनदयाल मुझे 2 लोग भी मिल जाएं तो 1 वर्ष के अंदर मैं इस पूरे भारत वर्ष का दृश्य बदल दूंगा। तो इसलिए आज बड़ा सौभाग्य है कि आप सब लोग यहां पर हैं और आपके बीच में ऐसे महान मनीषी के विचार हम सबके सामने। श्याम जाजू जी के बारे में भी मुझे लगता है कि शायद आपको बहुत जानकारी नहीं होगी। वो है बहुत सामान्य कार्यकर्ता, आपको बहुत सरल और सहज दिख रहे होंगे, लेकिन जिस परिस्थितियों से दीनदयाल उपाध्याय निकल करके आए हैं मुझे लगता है कि इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि श्याम जाजू भी उन्हीं परिस्थितियों से निकल करके आज भारत के उच्च स्थान पर काम कर रहे हैं। और इसमें आप में से पता नहीं कितने, मुझे ऐसा लगता है मित्रों, इतने लोग जो बैठे हैं आप में से पता नहीं कितने लोग इन अभाव में होंगे, इन परिस्थितियों से निकल करके आए होंगे। इससे आपको भी इस दिशा में अगर जीवन दर्शन के आधार पर हम जाने का प्रयास करेंगे तो मित्रों मुझे ऐसा लगता है कि दीनदयाल उपाध्याय के विचार के आधार पर और नेहरू युवा के अंदर संगठन के राष्ट्रीय एकता शिविर में आपको लगेगा कि हमने जाकर के कुछ प्राप्त किया है। तो मुझे लगता है कि विचार के आधार पर जो चीजें हमको मिलती हैं और उसके आधार पर हम चलने का प्रयास करते हैं, तब जाकर के हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय ने जो कहा, वे समग्रता के, जिसको कहते हैं कि रिसर्च करने के लिए अगर कहा जाए तो भारत के अंदर समग्रता कैसे आएगी, इसके खोजी दीनदयाल उपाध्याय थे। और समरसता के पुजारी, जिसको मैं कहता हूं कि अगर आज इस देश को किसी व्यक्तित्व के आधार पर चलने की आवश्यकता है और भारत को मित्रों अगर इन सारी, आज भी आप देख रहे होंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्यों चले गए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों देना पड़ा। आज मेरे मित्रों, इस नौजवानों के सामने, भारत के उन मित्रों के सामने, ये युवा देश भारत है जिसमें 65% से आबादी नौजवानों की है। आज आपका खून इस बात को खोल करके कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 के अंदर इस्तीफा इसलिए दे दिया था कि कश्मीर को अलग करने की बात मित्रों इस देश के अंदर तथाकथित लोगों ने प्रारंभ कर दी थी और सरकार उसका समर्थन करना चाहती थी। उस समय के प्रधानमंत्री के सामने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि मैं इस मंत्रिमंडल में काम नहीं करूंगा। मित्रों, आज आप जेएनयू के अंदर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के चित्र को आप देख रहे होंगे इस दिल्ली के अंदर, कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और कश्मीर के सेपरेशन के नारे आज भी तथाकथित वो विचारधारा के लोग आज भी इस काम को इस देश के अंदर चलाने का काम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमारे सामने इस बात का चैलेंज है कि आज भी इन बातों पर, इन मुद्दों पर, इन विचारों को प्रासंगिक करते हुए हमको इस देश के अंदर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय ने जिन 2 बातों को कहा, मैं आपके सामने उनका उल्लेख करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि उन्होंने कहा कि समरसता पर आधारित समाज की स्थापना, मानवता के सच्चे उपासक, तपस्वी, राजनीतिक एवं समर्पित समाज सेवी की बात करुणा विगलित मन से उन्होंने कहा था कि आज देश में ऐसे करोड़ों मानव हैं जो मानव के किसी भी अधिकार का उपयोग नहीं कर पाते। ये मैले कुचले, अनपढ़, सीधे साधे लोग हमारे नारायण हैं, हमारे भगवान हैं। हमें इनकी पूजा करनी है। जिस दिन इनको पक्के सुंदर घर बनाकर देंगे, जिस दिन हम इनके बच्चों और स्त्रियों को शिक्षा और जीवन दर्शन का ज्ञान देंगे, जिस दिन हम इनके हाथ और पांव की विवाहियों को भरने और जिस दिन इनकी उद्योग धंधों की शिक्षा देकर इनको, इनकी आप आय को ऊंचा उठा देंगे, उस दिन हमारा मातृभाव व्यक्त होगा। मित्रों, इसी भाव के आधार पर जो श्याम जी ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री आज इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर उन्होंने कहा कि प्रत्येक बैंक उन दलित लोगों को, हमारे SC, ST और महिलाओं को उनका उत्थान करने के लिए उनको बैंक में लोन देकर के उनको उद्योगपति बनाने का प्रयास इस देश के अंदर किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। एकमात्र प्रधानमंत्री का विजन जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि उसके आधार पर योजनाओं का निर्माण करना, जो भारत के उस दर्शन को, उन गरीब लोगों को और अंतिम छोर के व्यक्ति के विकास की भूमिका में आकर के देश के अंदर खड़े होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आज का इस राष्ट्रीय एकता शिविर के अवसर पर हम सब लोगों ने मिलकर के जो प्रयास प्रारंभ किए, हम सब आगे बढ़े। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।
युवाओं को एक मोटिवेशन, एक दिशा हम आगे आने वाले समय में अपेक्षित करते हैं। और इसी क्रम में